जय हिंद दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, मनोविज्ञान के नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक का नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक वर्ग सिद्धांत। यह पढ़ना है हम लोग को। तो अब देखिए भैया, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक वर्ग जब सिद्धांत पढ़ रहे हैं, नैतिक वर्ग सिद्धांत, तो हमको नैतिकता के बारे में जानना पड़ेगा कि नैतिकता है क्या। देखिए, नैतिकता है जो भी हम काम करने जा रहे हैं उस काम के बारे में, उस कार्य के बारे में जब गहन से जांच करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, तो वही तो नैतिकता है। अपने नैतिकता से ना काम करते हैं, कोई भी हमारे अंदर नैतिकता आ जाती है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, तो डिसाइड करने लगते हैं। नैतिकता वही चीज है। तो वही बता रहे हैं कि बालक के अंदर लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक वर्ग सिद्धांत पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए और देखिए, जो मैं इसको पढ़ा रहा हूं, डेफिनेशन दे रहा हूं, डेफिनेशन को अच्छे से आप वो कर जाइए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और लास्ट में मैं एक कहानी सुनाऊंगा। जब कहानी सुनाऊंगा ना, तो जितने इनके सोपान हैं, जितने स्तर हैं नैतिकता के, आपको सब मालूम चल जाएगा। बालकों के अंदर नैतिकता का विकास कैसे होता है, कैसे, मतलब नैतिक सिद्धांत वही। तो पहला इनका 3 स्तर है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक वर्ग सिद्धांत में कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। पहला स्तर है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री कन्वेंशनल। और कितने से 4 से 10 वर्ष, कितने तक होता है? 4 से 10 वर्ष तक है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री कन्वेंशनल। अब देखिए भैया, इसमें क्या है ना, पूर्व परंपरागत में 4 से 10 वर्ष बालकों के लिए है, लेकिन 0 से 4 वर्ष के बच्चों को भी तो होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं बताया हूं कि शैशवावस्था में बालकों की कोई नैतिक जानकारी नहीं होती है। 4 वर्ष तक जो बालक होते हैं उनको कुछ मालूम ही नहीं होता है, उनको नैतिक विकास ही नहीं अंदर होता है, नैतिकता क्या है क्या मालूम। लेकिन जब बच्चा 4 वर्ष का हो जाता है तो उसके पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत, मेरे हिसाब से नहीं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक वर्ग सिद्धांत के अंतर्गत 4 से 10 वर्ष तक है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत, प्री कन्वेंशनल। यह क्या है? देखिए, इसमें जो बालक होता है, पूर्व परंपरागत रूढ़िगत में जो बालक होता है, बालक के अंदर कोई भी जानकारी नहीं होती है। बालक एकदम वास्तविकता से अनभिज्ञ होता है। उसको आप जो बताएंगे वही जानेगा। जो 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं पूर्व परंपरागत में, पूर्व रूढ़िगत में, इनको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। जितना आप बताओगे सिर्फ उतना ही जानेंगे, उससे वो ज्यादा नहीं जानते हैं। यही चीज है पूर्व परंपरागत में। और सेकेंड नंबर है परंपरागत या रूढ़िगत, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल। यह है 10 से 14 वर्ष। जो बालक होते हैं 10 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं ना, उनको नैतिकता में यह बताया गया है कि जो ये बालक होते हैं 10 से 14 वर्ष तक के बच्चे, वो क्या होते हैं कि वो नैतिकता जानेंगे तो समूह से जानेंगे, अपने समूह से जानेंगे क्या गलत है क्या सही है। जैसे चोरी करना पाप है, उनको मालूम है कि चोरी करना पाप है, ताला तोड़ना पाप है, तो जो जानते हैं वही चीज जानेंगे। लेकिन उनको नैतिकता से मतलब नहीं। नैतिकता तो है, क्या नैतिकता है कि चोरी करना पाप है, मतलब अपने समूह से, अपने समाज से जितना सीखेंगे बस उतना ही जानेंगे, उससे अधिक नहीं जानेंगे। यह है परंपरागत रूढ़िगत में 10 से 14 वर्ष, 10 से 10 वर्ष लिखा हूं, 10 से 14 वर्ष है, 10 से 14 वर्ष तक। और उत्तर परंपरागत है, उत्तर रूढ़िगत में, पास्ट कन्वेंशनल इसको बोलते हैं, यह है 14 से 17 वर्ष या ऊपर भी मान सकते हैं। इसमें कि जब बालक उत्तर परंपरागत, उत्तर रूढ़िगत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट कन्वेंशनल,
इसमें जो बालक 14 से 17 वर्ष का जो बालक होता है उसको यह मालूम चल जाता है कि जो समाज का जो नियम बनाया गया है ये फायदे नुकसान के लिए बनाया गया है। इसको अपने हिसाब से वो तार्किक रूप से उसको तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिए आप, मान लीजिए मैथ का दे दिए उसको कि बेटा ऐसे लगाओ सवाल, लेकिन क्या करेगा जैसे आप बताए वैसे नहीं, वो दूसरा ट्रिक अप्लाई कर देगा। मतलब वो ज्यादा सोच लिया, जो आप दे रहे हैं उससे एडवांस है वो। वही चीज है उत्तर परंपरागत उत्तर रूढ़िगत, मतलब अपना फैसला खुद करने लगेगा, ये समझने लगेगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो सामाजिक नियमों को बंधनों को तोड़ सकता है। कौन तोड़ सकता है? यही उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत के जो बच्चे हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक वर्ग सिद्धांत में 3 स्तर बताए गए हैं और तीनों स्तर यहां पर हैं, इसको नोट कर लीजिए। और देखिए सबका उत्तर जैसे पूर्व परंपरागत है, इसका भी सोपान है, तीनों का अलग अलग सोपान है। मैं सारों सोपानों को मैं बता देता हूं, इसके बाद आपको जब समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप समझते हुए चलिए, मैं जो बता रहा हूं उसको समझते हुए चलिए। जब मैं लास्ट में जब कहानी बताऊंगा ना तो वो कहानी से आपको एकदम पूरा यह जो कंफर्म हो जाएगा कि पूर्व परंपरागत क्या है, परंपरागत रूढ़िगत क्या है, उत्तर परंपरागत क्या है, उत्तर रूढ़िगत। वैसे मैं बताते हुए आपको स्टेप वाइज चल रहा हूं, इसको आप दिमाग में बैठाते रहिए। जब आप वीडियो देखेंगे सुनेंगे तब ना दिमाग में बैठेगा, ध्यान लगाएंगे तब। तो आप ध्यान लगाते रहिए और जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब वाली, उसको आप एक बार टिप दीजिए, सब्सक्राइब हो जाए हमारा चैनल। इसके बाद शेयर कर दीजिए। और देखिए इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद इनके अलग अलग सोपानों को बता देता हूं। और एग्जाम में जब आता है ना कहानी बना कर देगा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन बनाएगा वो ना कहानी बना कर देगा, कि ऐसे नैतिकता का सिद्धांत जब पूछेगा कहानी बनाकर पूछेगा तो मैं सारा मैं बता दूंगा, अच्छे से ढंग से बताऊंगा। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सोपानों की चर्चा करते हैं हम। देखिए जो पहला सोपान, जो पहला स्तर है, पहला स्तर के 3 सोपान है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। पूर्व परंपरागत को पूर्व रूढ़िगत बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल 4 से 10 वर्ष तक होते हैं। इनके 3 सोपान है, आत्म केंद्रित निर्णय, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में मैं बताता हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम यूपी टेट्स और सी टेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूं कि यूपी टेट के लिए कि सी टेट के लिए। तो यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोपान है, आपको लिखना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो अब मैं एक एक करके बता रहा हूं, फिर लास्ट में पूरा मैं बताऊंगा आपको। देखिए इसमें पहला क्या है, आत्म केंद्रित निर्णय। पूर्व जो इसमें पहला है पूर्व परंपरागत है या पूर्व रूढ़िगत, इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल। और इसमें 3 सोपान है, और 3 सोपान क्या है, पहला सोपान है आत्म केंद्रित निर्णय, और दूसरा है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, और यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। यह क्या है? देखिए आत्म केंद्रित निर्णय में क्या है कि जो बालक है ना, बालक जो भी कुछ कार्य करता है, बालक आत्म केंद्रित वाला में जो भी कुछ कार्य करता है वो अपने आप को केंद्र में रख के करता है। मतलब कि अपने सुख दुख से अपने से मतलब है, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जैसे अभी जो बच्चा अब जो भी कार्य इसमें करेगा, जो भी कार्य करेगा वो अपने निजी सुखों के लिए करेगा, न कि दूसरे के लिए। इसमें जैसे बालक जिस खिलौने से खेल रहा है तो आप उसको दूसरा खिलौना कितना भी बढ़िया देंगे खिलौना, वो खिलौना नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उस खिलौने से उसको मजा आ रहा है, तो वही खिलौना ही उसको चाहिए। आत्म केंद्रित में बालक अपने निजी सुखों के लिए कार्य करता है, न कि दूसरे सुखी के लिए। समझ में गया आप ना? अपने निजी हितों के लिए, अपने आत्म केंद्रिता के लिए, अपने आप को केंद्र में रख के जो भी कार्य करता है अपने आप को केंद्र में रख के करता है, वही है आत्म केंद्रित निर्णय। आप मेरी बातों को सुनते चलिए ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से आप सुनते रहिए, नहीं तो आप नोट करते भी रहिए। इसमें बालक अपने आप को केंद्र में रखेगा, अपने निजी सुखों को ध्यान में रखेगा।
समझ रहे हैं आप? जिस चीज से खेल रहा है बच्चा उसी चीज से खेलेगा, दूसरे चीज से वो नहीं खेलेगा। आप कितना भी देंगे, वो मिट्टी के बर्तन से खेल रहा है बच्चा, तो मिट्टी के बर्तन से ही खेलेगा। आप उसको बढ़िया सा गुड्डा टेडी कुछ भी दो, नहीं लेगा वो, मतलब अपने निजी सुखों के लिए। समझ रहे हो आप ना? तो यह क्या है, पहला सोपान जो है इनका आत्म केंद्रित निर्णय है। स्तर कौन सा है? पूर्व परंपरागत स्तर है। पूर्व परंपरागत स्तर का पहला सोपान है आत्म केंद्रित निर्णय। आत्म केंद्रित निर्णय समझ गए आप ना? यह हो गया। दूसरा क्या हो गया? दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। इसमें बालक क्या है कि अपने से जो बड़े इनके ऊपर अधिकार जो रखते हैं उनसे डरता है। वो जिनके ऊपर जो अधिकार रखते हैं उनसे डरता है, वो दंड से डरता है कि मुझको, जैसे इस समय बालक को आप कह देंगे कि जो जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, होमवर्क नहीं किए हो तो मैम तुमको मारेगी, तो वो बालक दंड के डर से अपना होमवर्क पूरा करता है। ऐसे पूरा नहीं करता है, दंड के डर से करता है, इसमें डरता है बालक। समझ गए? तो यह हो गया दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुक्त। आज्ञा पालन कैसे करता है? दंड से करता है, दंड के डर से करता है। यह हो गया। फिर यहां पर हो गया यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तीसरा वाला है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, मतलब कि बालक के मन में जब आ गया कि नहीं मैं तुमको मारूंगा, तो उसके परिणाम से वो डरेगा नहीं कि मुझको फिर ये मारेंगे। वो एकदम नहीं डरेगा। वो आपको मारना है तो मार देगा, चाहे जो करना है वो कर लेगा। यदि उसको दिमाग में कि नहीं मैं ये काम कर लूंगा, तो वो काम करना चाहेगा, उसको डर किसी बात का नहीं रहेगा। वो चीज है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। इतना समझ गए ना? देखिए मैं बता रहा हूं बार बार कि मैं कहानी बताऊंगा आपको। जब कहानी बताऊंगा तो आपको एकदम पूरा कंफर्म हो जाएगा यह चीज कि यह क्या चीज है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने को भी ध्यान में रखो आप, और जो मैं शब्द जो निकल रहे हैं उस शब्दों को भी आप कहीं नोट भी कर लो। समझ गए? तो यह हो गया आपका पहला स्तर का 3 सोपान। अब देखते हैं दूसरा स्तर। दूसरे स्तर को देखते हैं। देखिए दूसरा जो स्तर है परंपरागत रूढ़िगत, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल। 10 से 14 वर्ष, इसके 2 सोपान है। पहला सोपान है परस्पर एक रूप अभिमुखता, और दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैं समझ रहा हूं कि आप नोट कर लिए होंगे। परस्पर एक रूप अभिमुखता, इसका मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं कि बालक को क्या है ना कि प्रशंसा चाहिए समाज से। क्या चाहिए? प्रशंसा। तो इसमें यह है कि परस्पर एक रूप अभिमुखता में बालक ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे उसको समाज में प्रशंसा न मिले। यदि उसको लगता है कि उसको बच्चे को मारने से, चाहे दूसरे को कुछ करने से मुझको प्रशंसा मिलेगी, तो वह जरूर मारेगा। समझ रहे हैं? बालक इसमें क्या करेगा? परस्पर एक रूप अभिमुखता में बालक वैसा ही कार्य करेगा जिससे उसको समाज में प्रशंसा मिले। वैसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे कि उस समाज में उसको प्रशंसा न मिले। उसके अंदर यह भावना होती है बालकों के अंदर। समझ रहे हो आप ना? यह है परस्पर एक रूप अभिमुखता। अब यह है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसका मतलब कि बालक यह जानता है कि जो समाज में हम रहते हैं तो समाज में एक नियम बनाया गया है। जब यदि सामाजिक नियम को हम तोड़ते हैं, जब हम सामाजिक नियम को तोड़ते हैं वो गलत है। यदि ऐसा काम करेंगे तो हमको प्रशंसा नहीं मिलेगी। जब प्रशंसा नहीं मिलेगी या तो मुझको दंडित किया जा सकता है। समझ रहे हो आप ना? तो वह बालक क्या करेगा? उससे डरेगा, समाज के बंधे हुए नियमों के साथ चलेगा, अपने समूह के साथ चलेगा, अपने समूह का जो फैसला है वही मानेगा, जो देखते हुए जो पहले से चला आ रहा है, जो समाज में काम देखते हुए चला आ रहा है कि समाज में ऐसे हो रहा है, तो वही चीज देखता हुए आगे चलेगा, देखते हुए आगे चलेगा, न कि उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, सामाजिक बंधनों को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। यह है अधिकार संरक्षण
अभिमुखता। ये आपको समझ में आ गई। देखिए बालक को क्या है ना कि इसमें मैं आपको बताया भी हूं पहले भी कि जो बालक क्या है कि वो समाज में ऐसा काम करना चाहेगा जिससे कि उसको समाज से ही प्रशंसा मिले। वैसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे उसको समाज से प्रशंसा न मिले। वंचन का डर होता है, इसी में वंचन का डर होता है बच्चों को। इसीलिए यदि समाज में प्रशंसा के लिए किसी को मारना पीटना भी हो तो वो बच्चा मार पीट देगा, लेकिन किसके लिए? प्रशंसा के लिए। और इसमें क्या है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता में कि जो समाज का नियम है उस समाज के नियम को मानेगा, उसको तोड़ेगा नहीं। यह हो गया अधिकार संरक्षण अभिमुखता। और जो मैं बोल रहा हूं उसको हमारे हिसाब से आप नोट भी कर रहे होंगे या अच्छे बढ़िया ढंग से सुन रहे होंगे आप लोग, समझ गए? तो आप इसको ध्यान में रखिए। यह हो गया दूसरा, परंपरागत रूढ़िगत, कन्वेंशनल बोलते हैं 10 से 14 वर्ष है। अब लास्ट है उत्तर परंपरागत, उसको भी देख लेते हैं। ये इसको तो आप लिख लिए होंगे, तीसरा आप देख लेते हैं। तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत, पास्ट कन्वेंशनल 14 से 17 वर्ष या ऊपर। इसमें पहला सोपान है सामाजिक अनुबंधन विधि संपन्न। पहला क्या है? सामाजिक अनुबंधन विधि संपन्न। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिमुखता। समझिए, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए इसमें क्या है, पहले वाला में बालक यह मालूम चल जाता है इसको बालक को कि जो सामाजिक जो नियम बनाया गया है, समाज अपने लाभ और हानि को रखकर बनाया है। जो नियम बनाया है पहले वाला में बालक यह समझ जाता है सामाजिक अनुबंधन विधि संपन्न में कि जो समाज नियम बनाया है वो अपने लाभ और हानि को देखकर बनाया है नियम। उसको इस बारे में मालूम चल जाता है, उसको नैतिक ज्ञान हो जाता है। और दूसरे में क्या है कि सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिमुखता, वह ऐसे किसी भी नियम को वह तोड़ सकता है। सामाजिक नियम को तोड़कर उसको तार्किक रूप से बताएगा कि नहीं जो मैं कर रहा हूं वो सही है। यहां पर बालक क्या कर सकता है, यहां पर सामाजिक नया नियम बना सकता है। इस सामाजिक अनुबंधन विधि संपन्न में बालक इतना जानता है कि जो भी सामाजिक नियम बने हैं वो नियम अपने लाभ और हानि के लिए बने हैं। और दूसरे में सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिमुखता में बालक सामाजिक नियमों को, उन सारे नियमों को तोड़ सकता है और तोड़ देता है। उसके अंदर ये नैतिकता आ जाती है और तार्किक रूप से उसको बताता है कि नहीं जो मैंने किया वो चीज सही है। तो यह हो गया है सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिमुखता। तो अब इनके जो 3 स्तर थे, तीनों स्तर को मैंने बता दिया है। पहला वाला जो था उसके 3 सोपान थे, दूसरे वाले के 2 सोपान और इसके भी 2 सोपान है। अब जो मैं कहानी की मैं बात बता रहा था वो मैं कहानी भी आपको सुना दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। इसको आप नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको पूरा लिख रहा हूं। इसके बाद कहानी के माध्यम से आपको एक एक मैं चीज बता दूंगा और आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। समझ रहे हो आप ना? और देखो भाई, जो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब वाला, उसको तो दबा दो भाई, समझ गए? इसके बाद इसको हम कहानी सुना रहे हैं। अब इसको नोट कर लो आप। देखिए हमने तीनों स्तर फिर से लिखा है और पहला स्तर है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल है, और दूसरा परंपरागत है, कन्वेंशनल है, उत्तर परंपरागत, पास्ट कन्वेंशनल है। जो पहला जो स्तर था वो था 4 से 10 वर्ष के लिए, 4 से 10 वर्ष, और यह जो है 10 से 14 वर्ष, और यह 14 से 17 वर्ष या ऊपर तक। ये सब मैंने आपको अभी पढ़ाया हूं और इसके बाद आपको मैं कहानी सुनाऊंगा और कहानी से मैं इस सारे को डिफाइन कर दूंगा और आप सब जान जाओगे। तो मैंने सारा लिखा है। पूर्व परंपरागत में 3 सोपान है: आत्म केंद्रित निर्णय, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, परस्पर एक रूप अभिमुखता। दूसरा वाला में, परंपरागत वाला में, जो कन्वेंशनल है,
परस्पर एक रूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। जो थर्ड वाला है पास्ट कन्वेंशनल, सामाजिक अनुबंधन विधि संपन्न, सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिमुखता। देखिए मैंने आपको पहला बताया कि आत्म केंद्रित निर्णय, बालक क्या करता है, आत्म केंद्रित जो भी कार्य करेगा अपने को केंद्र में रखकर करेगा। देखिए कहानी क्या है, कहानी जो कोहलर वर्ग जो बताते हैं कि कहानी सुनाते हैं, यूनान देश में एक बालक था, यूनान देश में एक बालक था और बालक की मां थी, और मां क्या थी, मां हो गई बीमार, मां हो गई बीमार, मां जो बीमार हो गई। जब मां बीमार हो गई तो उसके घर में कोई सदस्य नहीं थे, बालक के घर में कोई सदस्य नहीं था, और जब उसकी जो मां थी वो मां बीमार हो गई, तब यह बालक क्या किया, बालक गया डॉक्टर को बुलाकर लेकर आया। तो डॉक्टर ने उसकी मां को देखने के बाद बताया कि बेटा यह दवा मैंने लिख दी है, ये दवा लेकर अब लेकर आओ और मां को खिला दो, मां ठीक हो जाएगी, नहीं तो मां मर जाएगी आपकी। तो बालक क्या करता है, दवा लाने के लिए बाजार जाता है, बालक जो है दवा लाने के लिए बाजार जाता है। जब बाजार जाता है देखता है कि मेडिकल की सारी दुकानें वहां पर बंद हो गई हैं। अब यहीं से कहानी स्टार्ट है। जब सारी दवा की दुकानें बंद हो गई तब पहला उसका नैतिक क्या करेगा, जब दुकान में सब ताला बंद है तो उसकी नैतिकता क्या कहती है, मां को बचाना है, मां को बचाना है। तो मां को बचाने के लिए क्या करेगा, ताला तोड़ सकता है। देखिए पहला जो स्तर है पूर्व परंपरागत, इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, इसमें बोलते हैं आत्म केंद्रित निर्णय। बालक इसमें क्या करेगा, अपने मां के लिए, मां को बचाने के लिए दुकान का ताला तोड़ देगा, दुकान का ताला तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा, मां के लिए, उसके लिए मां क्यों जरूरी है, मां इसलिए जरूरी है कि वो जितनी भी गतिविधियां करता है, यदि मां मर जाएगी तो वो सारी जो गतिविधियों को कर नहीं पाएगा। तो बालक के अंदर इस बात का डर रहता है और इसलिए बालक क्या करेगा, दुकान का ताला तोड़ देगा, इसका ताला तोड़ देगा आत्म केंद्रित निर्णय में। लेकिन अब इसी में दूसरा सोपान है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। इसमें क्या करेगा कि बालक को डर रहता है कि कोई दंड मुझको न दे। यदि मैं ताला तोड़ता हूं तो कोई मुझको मार देगा, ये तोड़ना गलत है। तो क्या करेगा बालक, ताला नहीं तोड़ेगा। क्यों, मैं बताया हूं, इसमें बालक को अपने से बड़ों जो उसके ऊपर अधिकार जमाते हैं उनसे उनको डर रहता है कि यदि मैं ताला तोड़ूंगा तो ताला तोड़ने के बाद पुलिस मुझको पकड़ेगी। तो अब इस दंड के डर से बालक ताला नहीं तोड़ेगा, कहेगा कि जाने दो, मां मर जाती है तो मर जाने दो। समझ रहे हो, यह है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। फिर यहां पर आ गया यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में बालक क्या करेगा। इसमें मैं आपको बताया हूं कि बालक वो सारे काम कर देगा जो उसको, भले उसको किसी चीज की फिक्र नहीं होती है बालक को। इसमें यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में बालक को डर नहीं रहता है कि सामने वाले को उसका मन करेगा कि उसको मैं मार दूं तो उसको मार देगा, जो करना चाहेगा बालक कर लेगा। तो यहां पर उसको जब बालक को डर खत्म रहेगा तो यहां पर क्या करेगा बालक, आप बताइए। जब बालक के अंदर डर नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, बालक के अंदर यह चीज है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो बालक क्या करेगा, यहां पर बालक ताला को तोड़ देगा। समझ गए, यहां पर बालक ताला तोड़ देगा। यह हो गया यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। और देखिए अब दूसरा हो गया परंपरागत कन्वेंशनल, इसमें परस्पर एक रूप अभिमुखता। इसमें बालक ताला तोड़ेगा कि नहीं, आप बताओ। इसमें मैं बताया हूं इसमें कि बालक को क्या है कि समाज से प्रशंसा पाने के लिए कुछ भी कार्य कर सकता है,
प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बालक कुछ भी कार्य कर सकता है, किसी को मार सकता है, लेकिन इसमें उसको यह मालूम है, समाज का नियम बनाया हुआ है कि चोरी करना पाप है। तो इसमें बालक के अंदर नैतिकता यह कहती है कि मैं ताला नहीं तोड़ूंगा, भले मां मरती है तो मर जाने दो। समझ गए? यहां पर मां मरती है तो मर जाने दो, मैं ताला नहीं तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि बालक को समाज से प्रशंसा पाने की ललक होती है, उसको डर होता है, वंचन का डर होता है। इसी वंचन के डर की वजह से प्रशंसा पाने के लिए बालक वो सारी गतिविधियों को करता है। और यहां पर ताला बालक नहीं तोड़ेगा, मां मरती है तो मर जाने दो। समझ गए? अब यह चीज हो गया। लेकिन देखिए यहां पर जो बालक, जो आत्म केंद्रित निर्णय में जब बालक दुकान का ताला तोड़ता है तो मां उसके केंद्र में थी, वो आत्म केंद्रित था। लेकिन अब जब यहां पर यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में जब बालक ताला को तोड़ेगा तो वो मां के लिए नहीं, वो मां का जीवन जरूरी है। उसका भाव चेंज हो जाएगा कि मां का जीवन जरूरी है और इसलिए ताला को तोड़ना जरूरी है, इसलिए वो ताला उस समय तोड़ेगा। लेकिन यहां पर परंपरागत में परस्पर एक रूप अभिमुखता में बालक ताला नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसको डर है कि समाज में उसको लोग क्या कहेंगे। यहां पर मां मरती तो मर जाने दो। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता में क्या होगा कि बालक जो है ना दुकान का ताला नहीं तोड़ेगा। ऐसे नहीं तोड़ेगा, वो जानता है कि यह काम करना गलत है, किसी के सामान को छूना गलत है। जिसकी दुकान है ताला वही खोलेगा, ताला वही तोड़ेगा, न कि मैं तोड़ूंगा ताला। उसको समाज से कहां सिखाए? समाज सिखाए, समाज के बनाए हुए नियमों को फॉलो करता है कि नहीं, जिसका जो सामान है वही छूता है। मेरी मां मरती है तो मर जाने दो, लेकिन मैं ताला नहीं तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि समाज के नियमों को तोड़ नहीं पाता है। यहां पर जो समाज के नियम है उस नियम को फॉलो करता है कि नहीं, ताला तोड़ना गलत है, ताला मैं नहीं तोड़ सकता, जिसका ताला है ताला वही तोड़ेगा। तो यहां पर भी बालक क्या करेगा? ताला नहीं तोड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे बनाकर पूछेगा, यदि बालक ताला नहीं तोड़ता है तो किस परंपरागत के अंतर्गत आता है? समझ, इसी तरह कहानी बनाकर वो पूछेगा। फिर पूछे, देखिए अब उत्तर परंपरागत में, पहले कहानी सुनिए। उत्तर परंपरागत में क्या होगा? इसमें है सामाजिक अनुबंधन विधि संपन्न, और इसमें बालक क्या करेगा? ताला तोड़ देगा। ताला क्या करेगा? तोड़ देगा। क्यों तोड़ेगा ताला? वो जानता है कि जो समाज का नियम बनाया गया है अपने लाभ या हानि के लिए बनाया गया है। ये अपने लाभ या हानि के लिए बनाया गया है, जो सामाजिक जो नियम है। तो बालक क्या करेगा? अपने लाभ के लिए, अपनी मां को बचाने के लिए यहां पर ताला तोड़ देगा। क्या कहेगा? कहेगा कि जीवन जो है वहां पर मां खत्म, वहां पर किसी व्यक्ति का जो जीवन है वो जरूरी है। तो यहां पर ताला तोड़ देगा, किसके लिए? जीवन के लिए। मतलब किसी का जीवन ताला से बड़ा नहीं है, उस नियम को ही तोड़ देगा, उस सामाजिक नियम को तोड़ देगा बालक। और सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिमुखता में क्या है कि बालक जो है इसमें ताला इसमें भी तोड़ेगा और बताएगा, तार्किक रूप से बताएगा कि ताला तोड़ना जरूरी है, क्योंकि किसी का जीवन बचाना जरूरी है। वो समाज में तार्किक रूप से लोगों को समझा देगा, अपना नियम खुद बना देगा कि नहीं, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। यही है एक कहानी का मतलब है, और यही इस नैतिकता का मतलब है। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है कि बालक जब दवा लेने के लिए दुकान, कहानी पूरा बनाएगा इसे, जब बालक दवा लाने के लिए दुकान पर जाता है, दुकान बंद है, तो यदि बालक ताला तोड़ देता है तो यह किस स्तर का नैतिक है? नैतिक सिद्धांत किस स्तर का है? तो अब उसमें ऑप्शन जो देगा, जैसे उत्तर परंपरागत दे दिया तो आप उत्तर परंपरागत मार दोगे। फिर उसमें आत्म केंद्रित निर्णय पूछेगा
कि बालक जब ताला तोड़ देता है, ताला तोड़ देता है, तो यह कौन सा सोपान है? आत्म केंद्रित निर्णय है, दूसरा दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता है कि यांत्रिक अभिमुखता है, मतलब ऐसे उसमें ऑप्शन बना देगा। इसलिए मैं बताया हूं आपको कहानी, और जो भी मैंने बताया कि आत्म केंद्रित निर्णय, बालक इसमें अपने आप को स्वयं केंद्र में रखकर कोई भी काम करेगा। इसमें दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, इसमें दंड देने वालों से बालक डरेगा। और यांत्रिक सापेक्षक अभिमुखता, मतलब बालक को किसी बात की फिक्र नहीं रहेगी, किसी को मारना चाहेगा तो मार देगा, उसका परिणाम नहीं सोचेगा कि परिणाम मेरे साथ क्या होगा, चाहे क्या होने वाला है, उसके बारे में वो टेंशन नहीं लेगा। और इसमें क्या परंपरागत देखिए इसमें क्या था ना, जब वो यदि बालक अपने मां के लिए ताला तोड़ भी देता तो उसको प्रशंसा मिलती, क्योंकि छोटा बालक है, अपने मां को बचाने के लिए ताला तोड़ दिया है, तो फिर भी प्रशंसा मिलती। लेकिन बालक को इस बात का, भाई बालक है, उसको नैतिक समझ जितना रहेगा उतना ही काम करेगा ना। उसका नैतिक समझ यही है कि नहीं, ताला तोड़ना गलत है, मैं ताला नहीं तोड़ूंगा, ताला तोड़ता हूं तो मुझको समाज में प्रशंसा नहीं मिलेगी। इसलिए देखिए, यह है परंपरागत। परस्पर एक रूप अभिमुखता का मतलब है कि बालक क्या करेगा, जो भी कार्य करेगा वो समाज में अपने प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, कि मैं ऐसा काम ना करूं जिससे मुझको समाज में प्रशंसा न मिले। और दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसमें मतलब नियमों को फॉलो करेगा, जो सामाजिक के नियम बने हैं उन नियमों को बालक फॉलो करेगा। और उत्तर परंपरागत में सामाजिक अनुबंधन विधि संपन्न। इसमें बालक को इतनी नैतिक ज्ञान हो जाता है कि जो समाज का जो भी नियम बनाया गया है वो नियम क्या है, अपने लाभ और हानि को देखकर बनाया गया है। इसलिए बालक जो क्या करेगा कि ताला तोड़ देगा, क्यों? उसको लाभ है, उसको लाभ क्या है, मां का जीवन बचाना है। और इसमें क्या, सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिमुखता में बालक इसमें भी ताला तोड़ेगा। इसका मतलब है कि इसमें जो समाज के जो नियम बनाए गए हैं, उस समाज के नियमों को तोड़ने के बाद उसको तार्किक ढंग से बताएगा कि नहीं, मैं क्यों तोड़ा हूं नियम। और उस नियम को, जो नया नियम बनाएगा, उस नियम को तोड़कर नया नियम बनाएगा और अपने आप को सिद्ध भी करेगा तार्किक ढंग से कि मैं जो कर रहा हूं सही हूं। तो यही है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक वर्ग सिद्धांत। आपको इतनी बात जब समझ में आ गई, अब देखिए यह यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पूर्ण रूप से, डीपली रूप से मैंने आपको बताया है। जब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाल वाला जो बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको आप दबा दीजिए और दबाकर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं करना है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बगल में है। और शेयर भी कर दो, आप समझ गए ना। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। देखिए अब हम लोग का जो मनोविज्ञान है अब समाप्ति के दौर पर है। अब हम लोग का मनोविज्ञान खत्म होने वाला है। हमारे हिसाब से 5-6 लेक्चर और है, 5-6 लेक्चर में एकदम फिनिश हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। तो तब तक देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूं, आप इसको अच्छे ढंग से पढ़िए। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।